नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे मालदीव की। मालदीव में जो भारतीय सैनिक तैनात हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। जी हां, कुशल भारतीय तकनीक सैनिकों से इन्हें रिप्लेस किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 फरवरी को बैठक हुई थी और इस बैठक में कई सारे फैसले लिए गए थे। इसके बाद अब बताया जा रहा है कि इस महीने यानी फरवरी महीने के आखिरी में एक और बैठक की जाएगी। मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को कुशल भारतीय तकनीकी कर्मियों से रिप्लेस किया जाएगा। इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को की। ये कदम भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार के औपचारिक अनुरोध के बाद उठाया गया है। इसी को लेकर 2 फरवरी को नई दिल्ली में दूसरी हाई लेवल कोर ग्रुप की बैठक हुई और तीसरी बैठक इस महीने के अंत में होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके दौरान उन्होंने बताया कि मालदीव में मौजूदा कर्मियों की जगह सक्षम भारतीय तकनीक कर्मियों को रखा जाएगा। भारत तीनों एविएशन प्लेटफॉर्म से अपने सैनिकों को हटाने के लिए मान गया है। 10 मार्च तक एक प्लेटफॉर्म से और 10 मई तक बचे दूसरे प्लेटफॉर्म से सैन्य कर्मियों को रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में एक और बात पर जोर दिया। कहा कि दोनों देशों ने मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडवैक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक समाधानों पर पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है। बढ़ते हैं आगे। 5 नवंबर 2020 की तारीख शायद सभी को याद हो, क्योंकि इसी दिन से देश में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। सरकार को किसानों की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया था। इसके बाद बातचीत का दौर भी शुरू हुआ था, लेकिन एक बार फिर से वैसी ही स्थिति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, नोएडा में इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ पर संसद कूच के लिए जो है किसान पहुंचे। हालांकि बाद में ये जो आंदोलन था ये शांत हो गया, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से इस आंदोलन को रोकने के लिए और इसके साथ ही जो किसानों के साथ बातचीत है, जो किसानों की मांगे हैं, उसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। सभी जिला डीसीपी की बैठक बुलाई थी। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से अतिरिक्त फोर्स मांगी है ताकि किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए। गुरुवार रात 8 बजे किसानों की गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक हुई। फिलहाल किसान सड़कों से उठकर वापस अपने धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट दिए गए हैं कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हरियाणा व खासकर पंजाब के किसान दिल्ली में पहले जैसा किसान आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं है कि कितनी संख्या में किसान दिल्ली आएंगे। इतना ही बताया गया है कि भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बढ़ते आगे बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध रूप से निर्मित मदरसा और मजार को ध्वस्त करने पहुंची प्रशासन की टीम के बीच वहां पर जो लोग थे उनके बीच झड़प हो गई और ये झड़प इतनी बढ़ गई कि इसने एक हिंसा का रूप ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि 6 लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही 137 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को नगर निगम ने अवैध रूप से निर्मित मदरसा और मजार को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया, जिसके बाद क्षेत्र में पैदा हिंसक स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं ये संख्या अब बढ़कर 137 हो गई है। इसके साथ ही इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की। इसके साथ ही अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक बनभूलपुरा के इंदिरा नगर क्षेत्र में एक बगीचे में बने अवैध मजार और मस्जिद को नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद से ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड है, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है। हल्द्वानी की स्थिति को देखते मैं बहुत चिंतित हूं।
बहुत दुखी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का रहा है, तरक्की का रहा है। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियाँ वहाँ पैदा हो रही हैं। मैं इस समय इस पे नहीं जाना चाहूँगा कि कौन दोषी है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह की हमारी जीवन शैली है उसे देखते हुए बीमारियां भी अब इस कदर बढ़ गई हैं। लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। बात करें स्ट्रोक की तो स्ट्रोक आना आजकल एक आम बात बन गया है, लेकिन इससे निपटने के लिए एम्स ने तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, स्ट्रोक के जो मरीज हैं उनके लिए म्यूजिक थेरेपी एम्स में बनाने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर ये जो म्यूजिक थेरेपी है ये विदेशों में अपनाई जाती है, लेकिन अब इसे भारत में ही इस तकनीक को बनाने के लिए एम्स की तरफ से जोर दिया जा रहा है। स्ट्रोक के बाद बोलने में दिक्कत और भाषा की समस्या को स्वदेशी म्यूजिक थेरेपी से दूर किया जाएगा। एम्स ऐसे रोगियों की समस्याओं को दूर करने के लिए शोध कर रहा है। मौजूदा समय में डच, स्पेनिश सहित कुछ अन्य देशों में इस्तेमाल होने वाली थेरेपी को भारत में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के मरीजों पर इस थेरेपी का सीधे तौर पर असर नहीं होता है। ऐसे में भारत के लोगों की जरूरत के आधार पर इस थेरेपी को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इसका प्रभाव कम दिखता है। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की डॉक्टर दीप्ति विभा ने कहा कि आईआईटी दिल्ली के सहयोग से उपचार की नीति तैयार की जा रही है। इसे लेकर एक अध्ययन किया जा रहा है जो 3 साल चलेगा। इसमें 60 ऐसे मरीजों पर शोध होगा जिन्हें इस 1 साल में स्ट्रोक आया और उनकी बोलने और भाषा की क्षमता प्रभावित हुई। अब बात करेंगे मौसम की। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से धूप खिल रही है, लेकिन शाम होते होते सर्द हवाएं लोगों को काफ़ी परेशान कर रही हैं। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है और मौसम विभाग ने ये अंदाज़ा लगाया है, ये अनुमान लगाया है कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दोपहर के समय तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर हल्की बारिश के आसार हैं। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि गुरुवार का है और सामान्य से 1 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। पहाड़ों से आ रही सर्द हवा ने राजधानी में ठिठुरन बढ़ा दी है। सुबह धूप खिली जिससे दिन में गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन शाम होते होते बादल छा गए और ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि शुक्रवार को दिन के समय धूप और शाम के समय काफी ठंड रहेगी और इसके साथ ही जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखी जाएगी। हालांकि बर्फबारी हो रही है, लेकिन दिल्ली में ठंड काफी बढ़ गई है। इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।